हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के सिलिकॉन वैली और पिंक सिटी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों में सबसे आगे है। खबर क्या है? जयपुर में 2021 से 2023 के बीच में एससी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले 35% और एसटी महिलाओं पर अपराध के जो मामले हैं वो 47% से बढ़े हैं। इससे भारत के सिलिकॉन वैली और पिंक सिटी के रूप में उभरते शहर में असुरक्षा की समस्या के रूप में हाईलाइट किया गया है। खबर के सारांश और पृष्ठभूमि की बात करें तो मुख्य तथ्य इसमें एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों संभवतः 2023 रिपोर्ट जो 2024 से और 25 में जारी हुई है, उससे पता चलता है कि जयपुर एससी/एसटी समुदायों के खिलाफ अपराधों में अग्रणी है। विशेष रूप से एससी महिलाओं पर बलात्कार 35% बढ़ा है और एसटी पर कुल अपराध 47% बढ़े हैं। यह जयपुर को मेट्रो शहरों में सबसे खराब स्थिति में रखता है, जहाँ एससी/एसटी महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया अपराध ट्रेंड्स ट्रैक करती है। पुरानी रिपोर्ट से समान पैटर्न दिखता है। उदाहरण के लिए 2021 के एनसीआरबी डेटा के अनुसार उसमें जयपुर में मेट्रो शहरों में एससी/एसटी अपराधों में शीर्ष पर था, जहां एसटी के खिलाफ 58% मामले जयपुर से थे। और इसी तरह 2020 में राजस्थान एससी/एसटी अपराध दर में उच्च स्थान पर था। 2022 एनसीआरबी रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसमें कि राजस्थान रेप मामलों में शीर्ष पर था। यह खबर इन ट्रेंड्स का विस्तार है जो दर्शाती है कि समस्या बिगड़ रही है। इसका अब ये जो समस्या बिगड़ रही है, इसके क्या कारण है? कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है जाति भेदभाव। जाति भेदभाव यानी कि एससी/एसटी महिलाएं जो है वो इंटरसेक्शनल वल्नरेबिलिटी का शिकार है। जाति और लिंग दोनों के आधार पर, मतलब कि जो एससी/एसटी महिलाएं हैं उनके साथ जाति तो भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन साथ में उनके साथ लिंग भेदभाव को लेकर भी लिंग और जाति दोनों का भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। एनसीआरबी का जो डेटा है वो दिखाता है कि 2014 से एससी/एसटी पर सेक्स क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो कि पावर डायनेमिक्स से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में दलित आबादी 18%, एससी, लेकिन सशक्तिकरण कम है। लेकिन मतलब ये है कि जो राजस्थान है वहाँ पर दलित लोग जो हैं उनकी तो आबादी 18% है, यानी कि एससी की, लेकिन आबादी तो ठीक है, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण है वो कम है, यानी कि उनके पास सशक्तिकरण की कमी है। शहरीकरण और माइग्रेशन की बात करें तो जयपुर IT टूरिज्म हब है, जो कि ग्रामीण से शहरी माइग्रेशन बढ़ाता है। इससे असमानता बढ़ जाती है और अपराध भी बढ़ जाते हैं, यानी जब असमानता बढ़ती है तो अपराध भी बढ़ जाते हैं। 2021 एनसीआरबी में राजस्थान दलित अपराध दर में उच्च 60+ पर लाख था। कानूनी और प्रशासनिक कमियों की बात करें तो रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ गई है। मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन इसके लिए जांच कराना और कन्वेक्शन की कमी आई है। राजस्थान में महिलाओं पर अपराधों में 2021 में दूसरा स्थान था। सामाजिक कारक की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज जो है वो बना हुआ है और शिक्षा की कमी है। आर्थिक जो है वो निर्भरता, एक दूसरे पर आर्थिक रूप से लोग निर्भर हैं, और एससी/एसटी महिलाओं पर इंसल्ट भी बढ़ी है, जो कि एनसीआरबी में अब ट्रैक होता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव की बात करें तो सामाजिक प्रभाव में विश्वास की कमी आ जाएगी और एससी/एसटी समुदायों में अलगाव पैदा होगा। और SDG 5 यानी कि जेंडर इक्वालिटी और SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ पर असर होगा। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी जो है वो कम हो गई है, जिससे कि LFPR 23% के लगभग है, यानी कि उससे क्या होगा कि विकास बाधित हो गया है। यानी कि जब महिलाओं की भागीदारी कम होगी तो जो विकास है वो भी बाधित हो गया है। जयपुर जैसे शहरों में निवेश प्रभावित हुआ है। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो राजस्थान सरकार पर दबाव है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस शासन में ट्रेंड जारी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह SC/ST सब प्लान TSP और SCP की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। चुनौतियों की बात करें तो कम रिपोर्टिंग, असली संख्या मतलब रिपोर्टिंग जो है वो कम हुई है, लेकिन असली संख्या जो है वो बहुत अधिक है। पुलिस में संवेदनशीलता की कमी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जो है वो धीमी गति पर है। 2022 में इससे अपराध 13% बढ़ गए हैं।
सरकारी उपायों सुझावों की बात करें तो जो कि मौजूदा पहल में जो कानूनी रूप से जो मौजूदा पहल की जा रही है उसमें SC/ST PO एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, रेप कानून और पॉस्को एक्ट, निर्भया फंड जो है वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है दिया गया है। यानी कि इतनी सारे जो कानून है वो लागू किए गए हैं और इसमें फ़ंड भी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का दिया गया है, लेकिन इसका जो यूटिलाइजेशन है उसमें 50% की कमी है। यानी कि जो पैसा है वो तो फंड जो है वो तो दिया ही जा रहा है, लेकिन इसका ठीक तरीके से जो यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए वो 50% से भी कम है। स्कीम्स की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला पुलिस, वॉलंटियर्स, वन स्टॉप सेंटर, सखी, राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये सब है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है वो क्रियान्वयन कमज़ोर है। यानी कि इन पर इतनी सारी जो स्कीम है वो तो लागू की जा रही हैं, लेकिन इन पर जो मतलब एक तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वुमेन हेल्पलाइन 181 ITSSO पोर्टल, इन पर ट्रैकिंग की जा रही है। विश्लेषण की बात करते हैं, विकास और सामाजिक न्याय का अंतर्विरोध। जयपुर जो कि पिंक सिटी और भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में उभर रहा है, आर्थिक विकास, IT, टूरिज्म का प्रतीक है, लेकिन 2021 से 2023 में SC महिलाओं पर बलात्कार 35% और ST महिलाओं पर अपराध 47% बढ़े हैं। दर्शाता है कि आर्थिक प्रगति के बिना सामाजिक समावेशिता, असमानताएं बढ़ जाती हैं। कारण क्या है इसके? एक तो जाति और लिंग भेद है, यानी कि SC/ST जो महिलाएं हैं उन पर डबल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जाति को लेकर भी और लिंग दोनों को लेकर वो शिकार है, उनका शिकार है। मतलब कि NCRB डेटा से पता चलता है कि इन समुदायों पर हिंसा पावर डायनेमिक्स से जुड़ी है। शहरीकरण का भी एक तरीके से दबाव है उन पर, यानी कि माइग्रेशन से असुरक्षा जो है वो बढ़ गई है और पुलिस संसाधन कम पड़ गए हैं। जयपुर में स्मार्ट सिटीज़ मिशन लागू है, लेकिन सुरक्षा ढांचा उनका कमज़ोर है। कानूनी कमियों की बात करें तो SC/ST POA एक्ट के बावजूद कन्वेक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, यानी कि 30%, 2019 में वो 30% के आसपास था। अब हम देखते हैं चुनौतियों की। सामाजिक चुनौती की बात करें तो जागरूकता बढ़ने से रिपोर्टिंग बढ़ गई है, यानी कि जिससे जिससे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है उससे रिपोर्टिंग तो बढ़ गई है, लेकिन जो सामाजिक पूर्वाग्रह हैं वो बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक चुनौतियों की, तो महिलाओं की जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो LFPR वो 23% के आसपास है, जो कि कम है, जो विकास को प्रभावित करती है। प्रशासनिक चुनौतियों की बात करें तो पुलिस सुधार और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की धीमी प्रगति है, यानी कि वो तेज़ी से प्रगति नहीं कर रहे हैं। समाधान और रास्ता क्या हो सकता है? तो इसमें नीतिगत समाधान की बात करें तो SC/ST सब प्लान TSP SCP को मजबूत करना चाहिए करें और जेंडर बजटिंग 2025 से 26 में 6.8% बढ़ा दें, यानी कि अगर नीतिगत तरीके से अगर कार्य किया जाएगा तो इसका समाधान हो सकता है। कानूनी समाधान की बात करें तो SC/ST एक्ट में कन्वेक्शन तेज़ करने के लिए AI आधारित ट्रैकिंग करनी चाहिए, यानी कि इसके लिए विशेष कोर्ट होना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात करें तो जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपेन, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा भी होनी चाहिए और स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तरीके की जो ये निर्भरता है दूसरों पर आर्थिक रूप से वो भी कम हो जाएगी। और स्टैंड अप इंडिया इसके अंतर्गत कार्य किया जाना चाहिए। तकनीकी सुधार की बात करें तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 तो है ही, लेकिन CCTV जो नेटवर्क है उसका विस्तार करना चाहिए। बैलेंस व्यू देखें तो विकास और न्याय जो है वो साथ चलनी चाहिए, और जैसे कि उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस बल है, वहाँ पर 40% से ज़्यादा जो है वो महिला पुलिस बल हो गए थे। इससे क्या हुआ कि जो अपराध हैं वो 10% कम हुए। विकास के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियों में समावेशिता और क्रियान्वयन पर जोर जरूरी है। जयपुर का उदाहरण दर्शाता है कि बिना सामाजिक ढांचे के मजबूती के आर्थिक प्रगति अधूरी रहती है।
अब हम देखते हैं कि जो SC/ST हैं उन पर मतलब कौन कौन से एक्ट जो है वो लागू किए गए हैं, जो कि 1989 के जो प्रमुख सुधार SC/ST के लिए किए गए थे वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें 1995 की, तो 1995 में SC/ST एक्ट के अंतर्गत नियमों की अधिसूचना दी गई थी, जिसमें कि विशेष अदालतों की स्थापना की गई। 2013 में जब इसका संशोधन किया गया तो इसमें व्यापक संशोधन बिल जो है वो पारित किया गया था, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। 2014 में बात करें तो अध्यादेश सामाजिक आर्थिक बहिष्कार को अपराध घोषित कर दिया गया था, यानी कि अगर कोई भी सामाजिक आर्थिक रूप से बहिष्कार होगा तो वो अपराध माना जाएगा। 2015 की बात करें तो नए अपराध इसके अंतर्गत जोड़े गए थे, जैसे कि जातिगत अपमान, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न जैसे जो है ये अपराध जोड़े गए, जिसकी सजा जो है वो बढ़ा दी गई थी, यानी कि कम से कम जो है वो 7 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की भी इसमें सजा हो सकती है। और पूर्व जमानत को निषिद्ध कर दिया गया था और विशेष अदालतों में 2 महीने में ट्रायल देने की और मुआवजा जो है वो 5 लाख रुपए से लेकर के 8,25,000 रुपये तक का इसमें मुआवजा इनको देना पड़ेगा। 2018 की बात करें तो 2018 की बात करें कि उसमें कौन कौन से सुधार किए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट फैसले में पूर्व जांच जमानत को उलट दिया गया था, यानी कि FIR बिना पूर्व जांच के हो जाएगी और गिरफ्तार बिना अनुमति के किया जा सकता है। और कन्वेक्शन जो रेट है उसको सुधारने पर इसमें फोकस किया गया था। 2019 की बात करें तो इसमें अंतिम संशोधन 2019 में किया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको अनिवार्य कर दिया गया और पीड़ितों के अधिकार को मजबूत इसके अंतर्गत किया गया था। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान है, यानी कि जयपुर जो है, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, कौन कौन सी नीतियाँ वहाँ पर हैं। तो राजस्थान में महिला सुरक्षा का एक प्रमुख प्राथमिकता है, खासकर जयपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में SC/ST महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों 2021 से 23 में 35 से 47% की वृद्धि हुई इसके संदर्भ में। और राज्य सरकार वर्तमान में इनकी BJP शासन जो है उसने भी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य विशिष्ट नीतियां लागू की हैं, जो कि कानूनी सुरक्षा, तकनीकी हस्तक्षेप, आर्थिक सशक्तिकरण और जागरूकता पर केंद्रित है। 2025 तक बजट में महिलाओं के लिए 6.5% आवंटन, यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। कानूनी और प्रशासनिक नीतियों की बात करें तो SC/ST POA एक्ट 1989 के क्रियान्वयन की बात करें तो इसमें राज्य स्तर पर विशेष सेल और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इनकी 25,000 से भी ज़्यादा, राष्ट्रीय स्तर पर और राजस्थान में 200 से भी ज़्यादा जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इसमें किए गए थे। और 2015 से 18 की बात करें तो इसके संशोधन के बाद कन्वेक्शन रेट 32% तक पहुंच गया था, लेकिन जयपुर में लंबित जो मामले हैं वो 500 से भी ज़्यादा इसमें भी मामले लंबित पड़े हुए हैं। महिला पुलिस कोटा की बात करें तो इसमें 2024 में कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 33% आरक्षण मंजूर किया था, जो कि मैनिफेस्टो का वादा था। इससे महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जो है वो बढ़ेगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 2025 हर जिले में विशेष महिला कांस्टेबल टीम स्कूटी से लैस त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए उद्घाटन के बाद 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं ने इसमें लाभ उठाया था। तकनीकी और त्वरित सहायता योजनाएं, राजकोप सिटीजन ऐप का नीड हेल्प फीचर 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लॉन्च हुआ था। महिलाएं SOS बटन दबाकर 3 मिनट में पुलिस बुला सकती हैं और लॉन्च के बाद 1,87,040 लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया था। और जोधपुर में और जयपुर में 500 से ज़्यादा जो है वो केस इसके द्वारा सॉल्व भी किए गए थे। महिला हेल्पलाइन नंबर 189 जो कि राजस्थान का है, इसमें 24 घंटे 7 दिन काउंसलिंग और सहायता इसमें दी गई है, जो कि 2025 में 10 लाख से भी ज़्यादा इसके द्वारा कॉल अटेंड की गई हैं। वन स्टॉप सेंटर सखी की बात करें तो इसमें हिंसा पीड़ितों के लिए चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई है। और राजस्थान में 50 से भी ज़्यादा सेंटर और 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा इसका विस्तार किया जाएगा। आर्थिक और सशक्तिकरण योजना और सुरक्षा, जो कि सुरक्षा से जुड़ी हुई है, इसमें कि लाडो प्रोत्साहन योजना जो कि 2024 में बनाई गई। इसमें क्या हुआ कि जो गरीब परिवार हैं, अगर उनमें से कोई लड़की
जन्म लेती है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड यानी कि 7 किस्तों में उसको दिया जाएगा। यानी कि जिस भी परिवार में कोई भी लड़की जन्म लेती है तो उसको 7 किस्तों में 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा, जो कि 2025 में 1 लाख लाभार्थी 1 लाख से 1 लाख लोग जो हैं इससे लाभ उठा चुके हैं, जो कि उनको 2,500 रुपये की पहली किस्त अप्रत्यक्ष रूप से दी गई, जो कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाती है अप्रत्यक्ष रूप से। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं के बारे में। एक तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, जो कि 2025 बजट के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए किट 2,35,000 जो लोग हैं वो इससे 2,35,000 लोगों ने इससे लाभ उठाया है। और NFSA में 10 लाख नए यूनिट जोड़कर खाद्य सुरक्षा की भी इसमें इसको जोड़ा गया है। 7 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की इसमें RSCW द्वारा मॉनिटरिंग की गई, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इसमें फोकस किया गया था। अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष की बात। जयपुर का शहरी विकास सिलिकॉन वैली पिंक सिटी के बावजूद SC/ST महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ा रही है। जो कानूनी ढांचे SC/ST एक्ट की कमजोरियों और नीति के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता है। मतलब कि वहाँ पर अच्छे खासे जो है वो एक तरीके से एक्ट जो है वो कानूनी रूप से तो कार्य किया गया है, लेकिन उस मतलब कानूनी जो एक्ट है, नीतियाँ हैं, ये सब तो दी गई हैं, लेकिन उन पर क्रियान्वयन की कमी है। यानी कि वहाँ पर उस पर काम नहीं किया जा रहा है, उसमें बहुत कमी है। और इसे ठीक करने के लिए मजबूत सुधार, बेहतर पुलिस प्रशिक्षण और डिजिटल हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की हमारी खबर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।